मोल टू मोल कैलकुलेशन में क्या होनी चाहिए कि गिवन भी मोल होंगे और फाइंड भी क्या करने, मोल कर लोगे, प्रोडक्ट लोगे किस किस का भाई। तो अभी हमने लिखे 5 कैलकुलेशन। नंबर फर्स्ट क्या था, हमने जो लिखा था दैट वाज मोल टू मोल कैलकुलेशन। सेकंड आपके पास था मास टू मास कैलकुलेशन। थर्ड हमने लिखा वॉल्यूम टू वॉल्यूम कैलकुलेशन। नंबर फोर्थ रिलेशनशिप हमारे पास क्या थी, दैट वाज मोल टू मास कैलकुलेशन। और नंबर फिफ्थ वन क्या था, दैट वाज मास टू वॉल्यूम कैलकुलेशन। एक एक कर को देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। हम देखेंगे कि हम इनको कैसे यूज करते हैं, कैलकुलेशन कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। लेकिन इन कैलकुलेशंस को करने के लिए हमें क्या चीज फॉलो करनी पड़ेगी, कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। तो 5 कैलकुलेशंस के लिए जो प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं वो प्रिंसिपल्स आपके पास कौन कौन से हैं। सो प्रिंसिपल्स भाई कौन से कवानीन है, प्रिंसिपल्स ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस। भाई कौन कौन से कवानीन हम फॉलो करेंगे, प्रिंसिपल्स हम कवानीन जो प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं उसमें सबसे फर्स्ट नामी ग्रामी आपका है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। समझते हो कि नहीं, क्या स्टेटमेंट है इसकी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या स्टेट करता है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आप मास को ना क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो। भाई बड़ा बेसिक प्रिंसिपल है। इसका मतलब है कि जब हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे हमारे पास क्या होगा, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या होंगे, इक्वल होने चाहिए। समझते हो कि नहीं। अगर मैं इसको एक एग्जांपल से लेके चलूं तो मेरे पास वो एग्जांपल क्या होगा, लेट सपोज मैं कंबस्टन लेता हूं, किस चीज की, कंबस्टन ऑफ CH4। भाई अगर मैं CH4 की कंबस्टन लूं तो मेरे पास प्रोडक्ट में बन रहे CO2 एंड H2O। भाई जितने रिएक्टेंट्स होंगे प्रोडक्ट भी उतना ही होना चाहिए। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और इसे हमें फॉलो करना पड़ेगा स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस करने के लिए। इसका मतलब है कि जो मैं फर्स्ट चीज फॉलो करूंगा कि मेरे पास जब भी केमिकल रिएक्शन होगा मैं उसे बैलेंस फॉर्म में लिखूंगा, मैं उस इक्वेशन को बैलेंस करूंगा तो ये लॉ क्या हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा। भाई इसको बैलेंस करने के लिए बैलेंसिंग हमने डिटेल से सीख लिया था। ये आपका बैलेंस हुआ, जितने कार्बन यहां है प्रोडक्ट में भी उतने, हाइड्रोजन भी सेम हो गए और ऑक्सीजन भी आपके पास 4 क्या हो गए, सेम हो गए। समझ आती है बात के नहीं। तो ये फर्स्ट लॉ आपने फॉलो करना है। सेकेंड लॉ आप क्या फॉलो करोगे, सेकेंड प्रिंसिपल आपके पास है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बताता है आपको भाई, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन स्टेट क्या करता है कि अ प्योर कंपाउंड always contain नंबर फर्स्ट कंडीशन सेम एलिमेंट्स। भाई कोई भी सोर्स हो एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। व्हाट अबाउट द सेकंड कंडीशन, कंबाइंड, जो एलिमेंट्स कंबाइंड होंगे, कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशो बाय मास। भाई दिस इज द सेकंड कंडीशन कि रेशो क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, सोर्स चाहे कोई भी हो। समझ आती है बात के नहीं। अगर मैं इसको एग्जांपल से बताऊं आपको, भाई आपके पास एक कंपाउंड है H2O आप किसी भी सोर्स से ले, भाई पानी आप किसी भी सोर्स से ले, उसमें आपको हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे और इनका रेशो क्या होगा, सेम। हाइड्रोजन का मास यहां पे मेरे पास है 2, ऑक्सीजन का मास दैट इज 16 और अगर सिंपलेस्ट रेशो में लिखूं दैट इज 1:8। या अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि मेरे पास वाटर के मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है दैट इज 88.89% और जो हाइड्रोजन है दैट इज 11.11%। समझते हो कि नहीं। सो दिस इज व्हाट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और हमें इसे फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि हम कंपाउंड की शक्ल चेंज नहीं कर सकते, कंपाउंड का मास सेम होना चाहिए, एलिमेंट्स वही होने चाहिए और कंपाउंड में जो मौजूद आपके पास
एलिमेंट से उनका रेशियो भी क्या होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए। तो दो बातें हमने सीख ली जिसे हमने फॉलो करना है जब भी हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करेंगे, तब हमारी स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन क्या होगी, परफेक्ट आएगी। समझते हो कि नहीं? थर्ड आपके पास लॉ क्या है जिसे आपने फॉलो करना है, दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। भाई समझने वाली चीज है मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसका मतलब क्या है आपके पास कि जब आपके पास रिएक्टेंट्स एक से ज्यादा प्रोडक्ट दे, लेट सपोज, एग्जांपल से समझ आएगी। एग्जाम्पल क्या है, मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि कार्बन और ऑक्सीजन को जब मैं कंबाइन करूंगा तो मेरे पास प्रोडक्ट या तो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड या होगा कार्बन डाइऑक्साइड, डिपेंड करता है ऑक्सीजन की तादाद पे, लेकिन दोनों पॉसिबिलिटीज है। समझते हो कि नहीं? अब यहां पे आपके पास देखे कार्बन और ऑक्सीजन, यहां पे भी कार्बन और ऑक्सीजन, सेम एलिमेंट्स, लेकिन आपके पास क्या है, क्वांटिटी चेंज। भाई कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर आप ऑक्सीजन को देखो तो ऑक्सीजन आपके पास है 16 ग्राम। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड में देखें तो आपके पास ऑक्सीजन है 32 ग्राम। कितने हैं? 32 ग्राम। अब लॉ समझाता हूं, समझ आ जाएगी। अब मेरे पास दोनों सूरतों में कार्बन, यहां पे भी कार्बन अगर आप ले दैट इज 12 ग्राम जो कि फिक्स्ड अमाउंट में है, यहां पे भी जो मेरे पास कार्बन होगा दैट इज 12 ग्राम जो कि फिक्स्ड अमाउंट में। दोनों सूरतों में कार्बन फिक्स्ड अमाउंट में है और ऑक्सीजन दोनों सूरतों में एक फिक्स्ड अमाउंट से कंबाइन हुआ है। तो अगर मैं इसका रेशो लूं, डिफरेंट क्या आ रहा है, ऑक्सीजन, तो अगर आप इन डिफरेंट मासेस का रेशो ले तो दैट इज 16 ग्राम रेशो 32 ग्राम, तो आपके पास क्या होगा, दैट इज 1:2। इसका मतलब है कि आंसर हमेशा क्या आएगा, होल नंबर में आएगा। दिस इज योर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। समझ आती है बात के नहीं कि एलिमेंट्स के मासेस का अगर आप रेशियो ले जो कि डिफरेंट है तो वो आपके पास हमेशा होल नंबर में आएंगे, किसी डेसिमल, किसी फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं आएंगे। आती है बात समझ के नहीं? तो ये 3 लॉज जिसे हमने फॉलो करनी है। चौथी बात हम कौन सी फॉलो करेंगे? 3 लॉज हमने देखे बेसिक प्रिंसिपल्स में। व्हाट अबाउट द फोर्थ पॉइंट कि जब रिएक्टेंट्स मिलेंगे वो रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कन्वर्ट होने चाहिए। हमने एक बात लिखी थी स्टार्टिंग में कि कॉस्ट इफेक्टिव हमारे पास क्या होगी, प्रोडक्शन होनी चाहिए। समझ आती है बात के नहीं? तो ये उसके लिए मैं लिख रहा हूं कि आपके पास रिएक्टेंट्स क्या होंगे, रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली, बाय रिएक्टेंट शुड कंप्लीटली कन्वर्टेड बाय, ये आपके पास कंप्लीट कन्वर्ट होने चाहिए। एंड व्हाट अबाउट द 5th पॉइंट, और ये 5th पॉइंट यहीं से पता चलता है कि आपके पास कोई साइड रिएक्शन नहीं होगा, नो साइड रिएक्शन, कोई साइड रिएक्शन नहीं होना चाहिए। जो आप चाहते हो वही बनना चाहिए। तो ये 5 बेसिक प्रिंसिपल्स है जिसे हमें फॉलो करने पड़ेंगे। और क्यों फॉलो करेंगे? ताकि हम वो रिलेशनशिप बता सके। भाई हमने स्टोइकोमेट्री की डेफिनेशन में क्या लिखा, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन किसके, बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। तो उस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप की जब हम कैलकुलेशन करेंगे, जब हम उसको प्रूव करेंगे मुख्तलिफ 5 केसेस में, तो हमने इन चीजों को फॉलो करना है। अब वो 5 केसेस जो हमने लिखे थे अभी थोड़ी देर पहले, वो हमारे पास कौन कौन से हैं? नंबर फर्स्ट हमारे पास था दैट वाज मोल टू मोल कैलकुलेशन। अब मोल टू मोल कैलकुलेशन में हम देखेंगे कि हम इन 5 बेसिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए कैसे ये कैलकुलेशंस करते हैं, इनमें हम स्टोइकोमेट्री कैसे यूज करते हैं। समझते हो कि नहीं? तो मोल टू मोल कैलकुलेशन में लेट सपोज हम एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास एग्जांपल है, लेट सपोज मेरे पास एग्जांपल्स है कि हाउ मेनी मोल्स। भाई गिवन भी मोल्स होंगे। मोल टू मोल कैलकुलेशन में क्या होनी चाहिए कि गिवन भी मोल होंगे और फाइंड भी क्या करने, मोल करने। हाउ मेनी मोल्स ऑफ NH3, लेट सपोज NH3 आर प्रोड्यूस्ड। भाई कितने NH3 प्रोड्यूस होंगे? फ्रॉम 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन।
भाई हाइड्रोजन को लेके, हाइड्रोजन के 6 मोल लेके आप कितना NH3 के मोल बना पाओगे? समझते हो कि नहीं? कर क्या रहे? मोल टू मोल कैलकुलेशन, गिवन है मोल, फाइंड भी आंसर किस में करेंगे? मोल में करेंगे। दिस इज व्हाट मोल टू मोल कैलकुलेशन इज। तो सबसे पहला स्टेप जो फर्स्ट काम करोगे, आपने लिखना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, समझते हो कि नहीं? तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन में किसके दरमियान लिख रहा हूं भाई? मुझे अमोनिया बनाना है, हाइड्रोजन गिवन है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा? दैट इज नाइट्रोजन। तो मैं नाइट्रोजन को कंबाइन करूंगा हाइड्रोजन से, तो मेरे पास बनेगा NH3। तो आपने इसको बैलेंस करना है, तो मैं इसको बैलेंस कर लेता हूं। दैट इज 2 और 2 3 दैट इज 6। ये मैंने बैलेंस कर ली। हमने बैलेंसिंग डिटेल से सीख ली थी। समझ आती है बात कि नहीं? सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे? सेकंड स्टेप में आपने मोल रेशो लिखने हैं। आपने मोल रेशो लिखने हैं। जब भी आपने मोल टू मोल कैलकुलेशन करने हो तो इन स्टेप्स को फॉलो करना है आपने। समझ आती है बात कि नहीं? तो मैं मोल रेशो लिखूंगा किसका? प्रोडक्ट मेरे पास कितना है? दैट इज अमोनिया, अमोनिया टू हाइड्रोजन, अमोनिया टू हाइड्रोजन। यहां मेरे पास इसका रेशो मोल कितना है बैलेंस में? दैट इज 2। और यहां मेरे पास कितना है? दैट इज 3। तो मेरे पास आंसर क्या आया? 2/3। और अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लिखूं तो मेरे पास क्या होगा? दैट इज 2/3। थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे? जब आप फाइनल आंसर फाइंड करोगे तो थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे? ये जो मोल रेशो आपने निकाला है इसका प्रोडक्ट लोगे गिवन मोल से। गिवन मोल किधर गए भाई? ये 6। तो आप प्रोडक्ट लोगे, प्रोडक्ट लोगे किस किस का भाई? आप प्रोडक्ट लोगे गिवन मोल का इस मोल रेशो के साथ। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 3 × 2 दैट इज 6, 2 × 2 दैट इज 4। तो 4 मोल मेरे पास क्या मिलेगा? NH3 का। अगर मैं 6 मोल्स हाइड्रोजन लूं, 6 मोल्स हाइड्रोजन लूं तो मेरे पास अमोनिया कितने मोल में बनेगा? दैट इज 4 मोल। सो दिस वाज द फर्स्ट कैलकुलेशन, स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन, दैट इज मोल मोल कैलकुलेशन। अब हम देखते हैं सेकंड हमारे पास रिलेशनशिप हमने क्या लिखा था? दैट वाज मास टू मास कैलकुलेशन। सेकंड मेरे पास क्या है? सेकंड आपके पास है मास टू मास कैलकुलेशन, मास टू मास कैलकुलेशन। बाय सेकंड रिलेशनशिप, फर्स्ट हमने मोल टू मोल कैलकुलेशन कर लिया, अब मास टू मास कैलकुलेशन को हम कैसे करेंगे? हम इसको कब यूज करते हैं? अगर हमारे पास गिवन भी मास हो और फाइंड भी क्या करना हो? मास। तो हम स्टोइकोमेट्रिक रिलेशन कौन सी लेंगे? रिलेशनशिप दैट इज मास टू मास कैलकुलेशन। एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ये मेरे पास एग्जांपल क्या होगा नंबर सेकंड में? लेट्स सपोज हाउ मेनी ग्राम्स, देखें मैं फाइंड क्या कर रहा हूं? ग्राम्स फाइंड कर रहा हूं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H2O are produced from 16 ग्राम। गिवन भी क्या होगा? 16 ग्राम। फाइंड भी ग्राम कर रहे हैं, गिवन भी क्या है? 16 ग्राम ऑफ O2। बाई 16 ग्राम ऑक्सीजन लेकर आप कितने ग्राम पानी बना पाओगे? इसी को हम क्या कहेंगे? मास टू मास कैलकुलेशन। तो फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल जो कि आपने सब में फॉलो करना है, दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। के आप क्या लिखोगे? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखोगे। आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखोगे। समझ आती है बात कि नहीं? तो भाई यहां पे मैं इक्वेशन कौन सा ले रहा हूं? मुझे प्रोडक्ट क्या चाहिए? H2O। और मेरे पास एक रिएक्टेंट क्या है? दैट इज O2। तो मेरे पास अदर रिएक्टेंट क्या होगा? दैट इज H2। यानी मैं हाइड्रोजन को जब रिएक्ट करूंगा वो ऑक्सीजन के साथ, तो प्रोडक्ट में फॉर्मेशन किस चीज़ की होगी? H2O की। और हमने इसको बैलेंस करने का तरीका सीख लिया था, ये मैंने उसको बैलेंस कर लिया, जो कि फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल होगा। समझ आती है बात कि नहीं? तो हमने बेसिक प्रिंसिपल को लेकर इसको बैलेंस कर लिया। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे? स्टेप्स को फॉलो करना है। सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे? आपने लिखना है मोलर मास। आपने लिखना है मोलर मास किसके? भाई जो आपसे पूछा जा रहा है कि ऑक्सीजन को लेकर कितना H2O बना पाओगे, तो आप ऑक्सीजन का मोलर मास लिखोगे और H2O का मोलर मास लिखोगे। इस ऑक्सीजन का मोलर मास मेरे पास कितना है? दैट इज 32 ग्राम पर मोल। दैट इज 32 ग्राम पर मोल। और H2O का मेरे पास मोलर मास कितना है? दैट इज 18 ग्राम पर मोल। यहां गलती नहीं करनी, आपने पर मोल ले रहे हो।
लोग, तो आप क्या लिखोगे, आप यहां से 36 नहीं लिखोगे भाई, गलती नहीं करनी, यहां 1 मोल के लिए लिखोगे तो वाटर क्या होगा 18 ग्राम पर मोल। समझते हो कि नहीं, 36 नहीं लिखोगे वरना गलत कर जाओगे, क्योंकि आप मोलर मास लिख रहे हो, मोलर मास को डिटेल से समझ चुके हैं। हाँ, इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि हम डायरेक्ट इक्वेशन से इसको कैसे फाइंड करेंगे ताकि हम इन सब चीजों से क्या हो, बच सके। समझ आती है बात के नहीं। इसके बाद थर्ड स्टेप में आपने क्या लिखना है, दैट इज मोल रेशो, दैट इज मोल रेशो। तो आपके पास गिवन कितना है, दैट इज 16 ग्राम, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और इसका मोलर मास कितना है, दैट इज 32 ग्राम पर मोल। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपके पास 1/2 ग्राम, ग्राम से कैंसिल होगा, 16 इंटू 116, 16 2 जा 32, तो 1/2 को हम क्या लिखेंगे, दैट इज 0.5 मोल। तो मेरे पास 0.5 मोल आया इसका रेशो सॉल्व करके। समझ आती है बात के नहीं। अब मेरे पास 0.5 मोल जब मैं ऑक्सीजन लूंगा तो मेरे पास कितने मोल बनेंगे, देखिए 1 मोल के लिए 2 मेरे पास क्या है इक्वेशन के मुताबिक बन रहे हैं, तो 0.5 के लिए मेरे पास क्या होगा, 0.5 मोल को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, दैट इज 1, दैट इज 1 मोल। तो मेरे पास आंसर आया 1 मोल। अब इस 1 मोल को लास्ट स्टेप में वापस आपने किस चीज में कन्वर्ट करना है, ग्राम में। भाई मास टू मास कैलकुलेशन कर रहे हो, इसलिए लास्ट स्टेप क्या होना चाहिए, वापस मास में आओगे। तो मेरे पास लास्ट स्टेप नंबर 4 दैट इज कि आप 1 मोल को मल्टीप्लाई करोगे इसके मोलर मास से, दैट इज 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल। तो मोल से कैंसल, 1 इंटू 18 दैट इज 18 ग्राम। यानी जब मैं 16 ग्राम लूंगा, 16 ग्राम ऑक्सीजन लूंगा तो वाटर कितने ग्राम बनेगा, 18 ग्राम बनेगा। आती है बात समझ के नहीं। अब इसी को आप इतना लंबा छोड़ा करने की बजाय आप एक शॉर्ट ट्रिक यूज करें, आप एक शॉर्ट ट्रिक यूज करें। भाई शॉर्ट ट्रिक क्या है, डायरेक्ट इक्वेशन को लेना है, इधर उधर करने देखने की जरूरत नहीं। बैलेंस केमिकल इक्वेशंस को देखें, आपके पास गिवन मास कितना है, 16 ग्राम, 16 ग्राम कितने मास के लिए निकाल रहे हो आप, इसका मोलर मास कितना था आपके पास, 32 ग्राम, 32 ग्राम। समझ आती है बात के नहीं, सिर्फ ग्राम ले, 32 ग्राम, और आपका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, दैट इज 36 ग्राम। अब यहां क्योंकि आप इक्वेशन से कर रहे हो तो आपने इसका बैलेंस्ड, इसकी जो ये जो कॉफिशिएंट है स्टोइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट, ये कंसीडर करोगे। 2 इंटू 18 क्या होगा, 36 होगा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो क्या होगा भाई, ग्राम ग्राम से कैंसल, 16 इंटू 1 16, 16 इंटू 2 दैट इज 32, 2 इंटू 1 दैट इज 2, 2 इंटू 18 दैट इज 18। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया, 18 ग्राम। समझ आती है बात के नहीं। इसी को एक और एग्जांपल लेके चलते हैं शॉर्ट ट्रिक के साथ, तो हमारे लिए काफ़ी आसान होगा। अब अगर मैं इसी को एक एग्जांपल के साथ कर दूं, ऑक्सीजन को हटा के हाइड्रोजन लूं तो मेरे पास क्या होगा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। लेट्स सपोज आपसे बोल रहे क्या कि हाउ मैनी ग्राम्स, देखिए ग्राम्स फाइंड कर रहा हूं, हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ H2O are produced from, अब इस बार मैं क्या लेता हूं, हाइड्रोजन। लेट्स सपोज 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन को लेकर आप कितने ग्राम H2O बना पाओगे। समझ आती है बात के नहीं। तो फर्स्ट स्टेप वही है, फॉलो वही स्टेप करने हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखोगे। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं, मेरे पास क्या होगा, H2 प्लस O2 बन क्या आएगा, दैट इज H2O। बैलेंस कर ले, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में आपने मोलर मास लिखने हैं, आपने मोलर मास लिखने हैं। भाई मैं डायरेक्ट लिख लेता हूं सेकेंड स्टेप में मोलर मास। अब यहां पे कौन कौन से इन्वॉल्व एलिमेंट, H2O और H2, तो O के लिखने की जरूरत नहीं। तो H2 का मोलर मास मेरे पास क्या होगा, दैट इज 2 ग्राम पर मोल, 2 ग्राम पर मोल। और H2O का मोलर मास अभी हमने लिखा, दैट इज 18 ग्राम पर मोल। और गलती की जो मैंने आपको बता दी वो गलती करनी नहीं है जब डिटेल से करोगे। समझ आती है बात के नहीं, 36 नहीं लिखोगे आप, और यहां 4 भी नहीं लिखोगे। समझ आती है बात के नहीं। तो 1 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को ले रहा हूं, इसलिए आप क्या लिखोगे, 2 ग्राम। ये आपने सब्सक्रिप्ट की वैल्यू लेनी है बस। और आपके पास थर्ड स्टेप में आप मोल रेशो लिखे, तो मोल रेशो मेरे पास क्या होगा भाई, थर्ड स्टेप
थर्ड स्टेप मेरे पास कितना गिवन है 10 ग्राम, और मेरे पास यहां कितने हैं, दैट इज 2 ग्राम पर मोल। तो आपके पास ग्राम ग्राम से कैंसल, 2 इंटू 5 दैट इज 10, तो 5 मोल। 5 मोल को अगर मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट ले लूं किसके साथ, दैट इज 18 के साथ, 18 के साथ, तो मेरे पास क्या होगा 19 ग्राम। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 19 ग्राम आएगा। समझ आती है बात कि नहीं? और इसी को अगर आप शॉर्ट ट्रिक यूज करोगे, भाई यही शॉर्ट ट्रिक अगर आप यूज करोगे तो आप 19 ग्राम कैसे लेके आओगे, जरा गौर से देखें। शॉर्ट ट्रिक से यहां मेरे पास क्या है, जो मेरे पास गिवन है दैट इज 10 ग्राम, 10 ग्राम, और वाटर मेरे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कितना है, दैट इज 36 ग्राम, और यहां बैलेंस देके हाइड्रोजन का कितना ग्राम होगा, दैट इज 4 ग्राम। तो 4 इंटू 1 दैट इज 4, 4 इंटू 9 दैट इज 36, 9 इंटू 10 दैट इज 90, और ग्राम ग्राम को कैंसिल करें तो आपके पास 1 ग्राम बच पाएगा। इस तरह आप शॉर्ट ट्रिक यूज करके इसे कर सकते हो। समझ आती है बात कि नहीं? तो ये था आपके पास सेकंड मास टू मास कैलकुलेशन। अब हम थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ की तरफ बढ़ेंगे। थर्ड हमारे पास क्या है, दैट इज वॉल्यूम टू वॉल्यूम कैलकुलेशन। तो उससे पहले इसको करें नविश्ता, शाबाश।